ब्रीथिंग के मैकेनिज्म इन सबको देखेंगे। सबसे पहला है कि भाई ब्रीथिंग के लिए रेगुलेशन, जो रेगुलेशन होती है ब्रीथिंग की वो करवाता कौन है। तो जो ब्रीथिंग की रेगुलेशन होती है वो मेडुला ओब्लोंगेटा जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीथिंग करने के लिए। कौन सा होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीथिंग के लिए, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के लिए। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक होता है नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग और दूसरा होता है हमारा केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। पहला क्या है? नर्वस रेगुलेशन है ब्रीथिंग का, और दूसरा है हमारा केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। अब नॉर्मल नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में आता है हमारे पास सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि हमने कहा है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो रेगुलेशन करता है ब्रीथिंग का। इसके अंदर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और DRG। एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक होता है VRG। क्या होता है भाई? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर दो चीज़ें आती है, पहला होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का मेन काम है इंस्पायरेटरी एरिया में वर्क करना। क्या होता है? इंस्पायरेटरी एरिया में वर्क करना। और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का काम है एक्सपायरेटरी एरिया में वर्क करता है, एक्सपायरेटरी एरिया के लिए काम करता है ये। और आता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की बात करते हैं तो क्या कहता है कि इसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन्वॉल्व होती है। क्या होती है भाई? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन्वॉल्व होती है। ये कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीथिंग के केस में होता है। क्या होता है भाई? ये नॉर्मल ब्रीथिंग के केस में होता है, यानी कि ओनली इंस्पायरेशन के कंडीशन में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। तभी तो हमने कहा था यहाँ पे इंस्पायरेटरी एरिया। और VRG यानी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहते हैं जिसको, एक्सपायरेटरी एरिया। ये कंट्रोल क्या करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ये इसमें इन्वॉल्व। ये कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीथिंग को यानी ओनली इंस्पायरेशन को। अब इसके अंदर दो चीज़ें भाई, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मसल कौन सी इन्वॉल्व होती है भाई। तो यानी कि जो मसल होती है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंदर वो होती है, इसमें कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और हमने कहा था जब कॉन्ट्रैक्शन होगा इन दोनों का तो वॉल्यूम बढ़ेगा थोरेसिस और प्रेशर घटेगा। तो यानी क्या होता है वो कौन सी दो मसल इन्वॉल्व होती है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में? डायफ्राम मसल्स और या फेनरल मसल्स, और दूसरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो मसल इन्वॉल्व होती है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में, यानी कि ओनली इंस्पायरेशन में यानी नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जब इन्वॉल्व होता है। अब होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप यानी एक्सपायरेटरी एरिया में होता है। इससे ये होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है कंट्रक्शन। इसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरी एब्डोमिनल मसल। तो अगर हम देखें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो रेगुलेशन करता है ब्रीथिंग का। इसके अंदर दो मसल्स इन्वॉल्व होती है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर दो चीज़ इन्वॉल्व है। एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को। एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप यानी जो इंस्पायरेटरी एरिया में होता है, और एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। यानी कि हमने अब डिफरेंस देखते हैं, अगर हम डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के बीच में डिफरेंस देखें तो इसमें क्या होता है कि जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है उसमें होता है नॉर्मल ब्रीथिंग का कंडीशन, नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग में होता है और ओनली इंस्पायरेशन के टाइम पे होता है। जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है ना, कहाँ पे होता है भाई? वो होता है भाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। यानी कि पहला डिफरेंस होगा कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल ब्रीथिंग या इंस्पायरेशन में होता है। अब यहाँ पे मसल की खेल है। मसल का क्या काम है भाई? तो यानी कि जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में जो मसल होती है उसमें डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम घटता है, जब बढ़ता है थोड़ा सा वॉल्यूम तो प्रेशर घटता है इनका। और जब ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में कौन सी मसल होती है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल। तो ये दो चीज़ें थी बस, इनके बीच में डिफरेंस। अब ये हमारा सबसे पहली बात करते हैं हमारा सेरिब्रम है हमारा। सेरिब्रम के पास ये हमारा नीचे में देखो यार, ये हमारा सेरिब्रम है, ये हमारा पोन्स है। क्या है? पोन्स। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब दो चीज़ें देखते हो, तीन चीज़ें यहाँ पे देखते हैं कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है। यानी कि वो ऐसा कंट्रोल जो भाई हमारी बॉडी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या ह्यूमन बींग्स कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारा पूरा सिस्टम अपने आप कंट्रोल करता है, ऐसा काम करता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इनवॉलेंट्री काम करता है ये। जिसमें कौन सा आता है? इंटरकॉस्टल मसल्स आती है, यानी इसके दो पार्ट, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। दूसरा होता है इसके अंदर डायफ्राम यानी फेनेडिक मसल्स जिसे कहते हैं। दो चीज़ होती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इन्वॉलेंटरी कंट्रोल का काम करता है, पूछेगा तो इन्वॉलेंटरी कंट्रोल करता है। पूछे कौन सा काम हुआ है जो इन्वॉलेंटरी कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा ये इंटरकॉस्टल मसल्स पे होता है, ये डायफ्राम दोनों कंट्रोल करता है। ठीक है। अब आता है हमारे पास दूसरा चीज़ है
सेरिब्रम क्या करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल दोनों भेजता है। कोई पूछे पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल कौन भेजता है भाई, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल दोनों सिग्नल भेजने का काम सेरिब्रम का है, जो कौन सी मसल को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम। वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग के लिए सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है, इनवॉलेंट्री के लिए हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा इन्वॉल्व है। इसके अंदर दो मसल आती है, इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम आती है। अब आता है पॉन्स की अगर बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ है, एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एक होता है एपनोस्टिक होता है। क्या होता है, पॉन्स दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, पहला वाला ये रहा, दूसरा एपनोस्टिक होता है। यानी न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है वो स्विच करने का काम करता है, यानी कि थोड़ा बंद कर देता है, कभी कभी सेंटर को बंद करने का काम जो होता है, या पूछेगा स्विच ऑफ कौन करता है, सेंटर को न्यूमोटॉक्सिक सेंटर करता है। कितने के लिए, यानी कि मतलब स्विच का मतलब क्या है, स्टॉप करना, इंस्पायरेशन को रोक देता है, 1 to 5 सेकंड के लिए रोक देता है। इंस्पायरेशन को कौन रोकता है भाई, याद रखना, स्विच ऑफ सेंटर, यानी कि इसका मतलब स्टॉप इंस्पायरेशन ओनली फॉर 1 to 5 सेकंड कौन करता है भाई, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर करता है। अब ये क्वेश्चन है कि अगर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाए, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए, तो क्या होगा कि रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होगी ना भाई वो तो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जब हमारा मतलब सांस वास नहीं आ रहा तो हम इस कंडीशन में जल्दी जल्दी ज़्यादा ब्रीथिंग करते हैं, बहुत तेज़ ब्रीथिंग करते हैं। जब हम ब्रीथिंग तेज़ करते हैं तो इंस्पायरेशन तो घटता है ना, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन घटा। ऐसा नॉर्मल ब्रीथिंग में हम कर रहे थे, नॉर्मल ब्रीथिंग में मान लो 1 से 5 सेकंड ले रहे थे अगर हम ब्रीथ करने के लिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ब्रीथिंग का रेट बढ़ गया तो इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन भी तो घट गया। क्या मतलब बहुत कम ले रहे हैं भाई, 0.3 सेकंड में जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहे हैं। तो अब होता है एपनोस्टिक की बात करते हैं अगर, तो वो क्या करता है, प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन, लंबे समय तक इंस्पायरेशन करने के लिए क्या होता है, एपनोस्टिक होता है। और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किस लिए होता है, स्विच ऑफ करता है, सेंटर को कर देता है इंस्पायरेशन को 1 to 5 सेकंड के लिए। हमने पढ़ लिया ये पूरा नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। अब हम पढ़ना चाहते हैं भाई केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं। केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग देखते हैं तो ये बेस्ड होता है केमो रिसेप्टर पे। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे अंदर पॉइंट क्या है इसके अंदर, तो सबसे पहला है कि केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो है बेसिकली वो केमो रिसेप्टर के ऊपर बेस्ड है। यानी कि इसके अंदर दो चीज़ होती है, केमो रिसेप्टर जो होता है वो दो चीज़ों के लिए यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे कि जो केमो रिसेप्टर होता है वो सेंसिटिव होता है किसके लिए भाई, H+ के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बेस्ड होता है ये किस पे, केमो रिसेप्टर पे होता है। और ये सेंसिटिव किस लिए होता है भाई, ये सेंसिटिव होता है H+ के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड लिए सेंसिटिव होता है। अब हमने केमो रिसेप्टर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। केमो रिसेप्टर जो है वो दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है सेंट्रल केमो रिसेप्टर और एक दूसरा होता है पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स। यानी जो सेंट्रल केमो रिसेप्टर होता है प्रेजेंट होता है ब्रेन में, कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में नियर मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास, ठीक है। दूसरा होता है पेरिफेरल केमो रिसेप्टर, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैरोटिड आर्टरी में होता है और एओर्टिक आर्क में होता है। कहाँ होता है, कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्क में प्रेजेंट होता है। अब देखो कंडीशन क्या है कि अगर H+ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है CSF में तो क्या होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, तो इसके लिए सेंट्रल केमो रिसेप्टर वर्क करता है। अगर H+ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा CSF में बढ़ गया तो सेंट्रल केमो रिसेप्टर वर्क करेगा। और अगर H+ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बढ़ गई तो पेरिफेरल केमो रिसेप्टर काम करता है। और अगर एक ही बार में यानी सेम टाइम पे दोनों चीज़ हो गई, H+ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा CSF और ब्लड दोनों में बढ़ गई तो उसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेट ऑफ ब्रीथिंग के लिए होता है, मैकेनिज्म रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग करता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, दोनों करेगा।